ना समझ आया हो। किसी को कोई डाउट नहीं है? समझ आ गए थे कल वाले टॉपिक सभी को? कब से मॉनसून के आगमन की स्टार्टिंग होती है और वापसी कब होती है और वो किस डायरेक्शन से वापस होती है, कौन कौन सी शाखाएं हैं उसकी। तो एक बार हम आज ये पढ़ेंगे, ठीक है। बादल फटने की बताना है आपको। हाँ स्नेहा, मुझे याद है, डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगी। बादल फटने का अर्थ यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे रियलिटी में बादल फटने की बात नहीं की गई है कि मतलब रियल में जो बादल फट जाते हैं उसकी बात नहीं की गई है। ठीक है, जब भारी मात्रा में वर्षा होती है तो उसे बोलते हैं कि जैसे लगता है कि बादल फट गया है। बादल फटेगा तो सारा पानी बह जाता है ना। तो ऐसे ही जिस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होती है, यानी लगातार कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और बहुत तेज की बारिश हो रही है, तो उसी को नाम दिया गया है बादल का फटना। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको डिटेल्स में जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, मानसून का आगमन हमने कब बताया था, जून की स्टार्टिंग, और एक्चुअल में नहीं होता इसका मतलब। यस, जैसे कि उसमें लिखा है बादल का फटना, तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है कि रियल में बादल फट गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मीनिंग नहीं होता है बादल का फटना। मीनिंग इसका यहाँ पे सेंस ये दिया गया है बादल का फटना कि भारी वर्षा जिस क्षेत्र में होती है वहां पे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है लोगों को कि जैसे कि बादल फट गया है और सारी वर्षा यहीं पे हो रही है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे अर्थ इस चीज को दिया गया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये भी दिया गया है मानसून प्रस्फोट यानी फटना। ठीक है, तो ये भी मैं आपको भी समझाऊंगी क्या क्यों कहा गया है और कैसे कहा गया है। ठीक है, शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु समझ लिया था सभी ने। देखो मैं आपको समझा रही थी कि जो वायु होती है, कौन सी, एक उत्तर पश्चिमी, सॉरी एक उत्तर पूर्वी और एक दक्षिण पूर्वी, यानी जो दक्षिण से पूर्व की ओर चलती है और एक उत्तर से पूर्व की ओर जो चलती है। दो पवनों के बारे में बताया मैंने और उन पवनों को नाम क्या दिया गया, व्यापारिक पवने। ठीक है, ट्रेडिंग वाइंड। अब देखो यहाँ पे मैंने एक अर्थ को बनाया हुआ है। ठीक है, सपोज दैट ये हमारा अर्थ है। यहाँ पे मैं वो समझा रही हूँ कि कॉरियालिस जो बल लगता है, ठीक है, जो फोर्स लगता है उस पे, तो वो बल के कारण जो है पवनें किस रूप में कहाँ पे मुड़ती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट मैं आपको एक बार डिटेल में क्लियर कर देती हूँ एक बार। सभी को पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल 90 डिग्री हमारा नॉर्थ और साउथ, 0 डिग्री जो डिवाइड करती है दोनों पार्ट्स को, अक्षांश, उत्तर अक्षांश और दक्षिण अक्षांश को। ठीक है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड और सदर्न लैटिट्यूड में डिवाइड करती है, और ये होती है 0 डिग्री, सभी को पता है ये। इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसे डिवाइड कैसे किया है। टॉरिड जोन जो मैंने आपको कल बताया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा से जो ऊपर के जो पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं उन्हें हम टॉरिड जोन में डिवाइड करते हैं। टॉरिड जोन यानी अलग अलग क्षेत्र की स्थिति, उनके तापमान के अकॉर्डिंग उनका क्षेत्र कैसा है, उष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण है या शीतोष्ण है या फिर शीत कटिबंधीय है। ठीक है, तो जितने आप ऊपर जाएंगे, जब पोल की साइड पे जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहाँ पे है, वहां आपको पता है बर्फ जमी होती है सालों भर। वहां जो वर्षा होती है वो हिमपात के रूप में होती है, नहीं हिम के रूप, बर्फ के रूप में होती है। क्योंकि वहां पे क्या होती है, ठंडी हवाएं चलती है, ठंडी हवाओं के कारण क्या, बर्फ जम जाता है, राइट। तो इस कारण जो वर्षा होती है वो बर्फ के रूप में होती है। सभी को पता है 0 डिग्री के पास जो है सन होता है, सन की जो किरणें सीधी पड़ती है वो 0 डिग्री के पास पड़ती है, और तेजी जितनी होती जाती है उतनी सूर्य का ताप जो है वो कम होता जाता है। क्लियर है सभी को ये? तो देखो, आपको मैंने ये चीज बताया था कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, जिस क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे प्रेशर कैसा होगा, वायुदाब क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी निम्न हो जाएगा। और जहां पे टेम्परेचर कम है वहां पे वायुदाब बढ़ जाएगा। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे अगर आप 0 डिग्री के पास देखेंगे तो यहाँ के जो क्षेत्र है हमारे, ठीक है, उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय है तो टेम्परेचर मतलब उष्ण मतलब बहुत गर्मी वाला एरिया,
ठीक है। अगर आप मकर रेखा में देखोगे और कर्क रेखा के आसपास के जो क्षेत्र आते हैं, जो 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र है, उन्हें हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में काउंट करते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय यानी बहुत अधिक टेम्परेचर वाला एरिया। तो अधिक टेम्परेचर है तो प्रेशर कैसा होगा, निम्न हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। और वायु दाब का नियम मैंने आपको बताया था, कैसे चलती है उसमें, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। क्लियर। तो यहाँ पे निम्न है, ठीक है, और यहाँ पे उच्च है। तो अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल से देखो आप, या 0 डिग्री से ही देख लो, ठीक है, यहाँ उष्ण है, यहाँ उपोष्ण है, मतलब यहाँ ज्यादा गर्मी है और यहाँ पे थोड़ा हल्का गर्मी है। उसके बाद यहाँ हल्का नॉर्मल मौसम है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है, शीतोष्ण हो गया यानी थोड़ा ठंडा एरिया। और जो शीत वाला एरिया यहाँ पे मतलब बर्फ जमी होती है। क्लियर, ये चारों डिवाइड्स आपको समझ आ गई थी। तो अगर आप देखो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और ये कम है, और आपको पता है कोरियालिस बल यानी एक आभासी बल होता है, यानी पृथ्वी जो है वो सूर्य के घूर्णन करती है, घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है। और जो ये पट्टी आपको दिख रही है 0 डिग्री पे, जब इस पे बल यानी जो पवने हवा है, हवा चल रही है अपनी चारों तरफ, ठीक है, तो जैसी हवा इस पट्टी पे आएगी वो क्या हो जाएगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, तो जो दक्षिण वाली डायरेक्शंस हैं वो बाईं ओर मुड़ेंगी, ठीक है, यानी दाईं ओर, और जो उत्तर वाली डायरेक्शन है वो बाईं ओर मुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उच्च दाब है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अगर उत्तर में देखोगे तो ये उच्च दाब है, यहाँ से निम्न दाब की ओर आएगा। उच्च यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है, शीत है, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा है, तो यानी उच्च हो गया। उच्च से निम्न की ओर ये लोग बढ़ रही हैं, और कैसी डायरेक्शन में बढ़ रही है, हमें लगता है कि पृथ्वी पे ऐसे सीधी वायु पड़ेंगी, लेकिन सीधी नहीं, वो ऐसी तिरछी हो जाती है जब पड़ती है, क्योंकि ये जो पट्टी है, ये जो लाइन है, ठीक है, जब ये इसके संपर्क में आती है तो ये क्या होती है, अपनी डायरेक्शन चेंज हो जाता है इनका। ठीक है, तो ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से मुड़ेंगी, ठीक है, इस तरफ को। क्लियर है। ऐसे ही फिर यहाँ पे देखो उच्च से निम्न की ओर, तो यहाँ पे उच्च से निम्न की ओर वो बढ़ रही है, तो इसे हम कहते हैं कोरियालिस बल। क्लियर है। निम्न से उच्च की ओर, उच्च से निम्न, फिर उच्च से निम्न और उच्च से निम्न। ठीक है, ये एक मेथड है, यानी इसका जो टर्म रहेगा वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम निम्न दाब से उच्च दाब की ओर करेंगे, नहीं, हमें हमेशा याद रखना है कि जब टेम्परेचर कम होगा और वायु दाब ज्यादा होगा, वायु दाब कहाँ पे ज्यादा होगा, जहाँ पे ठंडा एरिया होगा। क्लियर है। तो अब ये देखो हम इनको कहते क्या है, तो जो ये वाली रेखा, जो ये वाली हवा है, ठीक है, ऊपर नॉर्थ पोल पे जो चलती है उच्च से निम्न की ओर, इसे हम बोलते हैं उत्तर परवा। क्लियर, उत्तर परवा बोलते हैं। फिर जो उपोष्ण की ओर जो जलवायु आपका जो ये हवा चलती है, इसे बोलते हैं दक्षिण पछवा। ठीक है, और फिर जो उपोष्ण के यहाँ पे जो आपकी जलवायु चल रही है उच्च से निम्न की ओर, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। और इसके साथ वाली पवने जो है उष्ण की बात, यानी जो उष्ण के आसपास जो पवने होंगी वो से ऊपर वाले को उत्तर पूर्वी और साउथ वाले को दक्षिण पूर्वी। क्लियर, क्योंकि ये वाला हेमिस्फीयर किस में आ रहा है, नॉर्थ में, और ये वाला हेमिस्फीयर किस में आ रहा है, साउथ में। ठीक है, तो इसलिए उत्तर वाले को उत्तर पूर्वी पवने और दक्षिण वाले को दक्षिण पूर्वी पवने, और ऐसे ही साउथ पोल को दक्षिण परवा, नॉर्थ पोल को उत्तर परवा, ऐसे ही उत्तर पछवा और उत्तर वाले को दक्षिण पछवा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर वाली जो हवाएं हैं वो दक्षिण की ओर मूव कर रही है और जो दक्षिण वाली हवाएं हैं वो उत्तर की ओर मूव कर रही है। क्लियर, इसी को हम बोलते हैं कोरियालिस का बल। और आप सबको पता है कि गर्मियों में यानी जून में जो है सूर्य जो है एकदम भूमध्य यानी 0 डिग्री के पास उत्तर में होता है, और वहीं दिसंबर में देखेंगे आप तो जो सूर्य है वो साउथ साइड में भूमध्य रेखा के पास होता है। क्लियर, ये समझ आ गया इतना। और जो ये पवने चलती है चक्रवाती पवने, इन्हीं को हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ पवने। पश्चिमी विक्षोभ क्या कौन सी है, ये सिर्फ भारत में वर्षा होती है। ठीक है, जो ये हवाएं होती है और जिनसे संपर्क में आके उत्तर पूर्वी या दक्षिण पूर्वी हवाएं बदल जाती है और
भारी वर्षा में वर्षा होती है उसे हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ पवन, और इन्हीं के कारण जो है भारत में वर्षा होती है। क्लियर? पश्चिमी विक्षोभ यानी जो पश्चिम की ओर से हवाएं आती हैं और ऐसे वो मुड़ जाती हैं, ठीक है। फिर जो यहाँ से जो हवाएं आती है वो हिमालय से टकराकर क्या करती हैं, उत्तर में वर्षा करती हैं, और जो समुद्र तट से जो हवाएं जाती है वो भी कहीं ना कहीं हमारे पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, वहां पे छोटे छोटे पर्वत हैं, ठीक है, तो वो उनसे टकराकर क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मानसून जो पवने हैं वो जहाँ पे टकराती है वहीं पे वाष्पीकरण हो जाता है, ठीक है। वाष्पीकरण के कारण क्या बनता है, बादल, और बादल बनने के कारण क्या होता है, वर्षा होती है क्षेत्रों में, ठीक है। ये क्लियर हो गया पश्चिमी विक्षोभ क्या है यहाँ पे। यस मैम, हो गया। ठीक है, किसी का कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कॉरियालिस बल समझ आ गया? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक समझ आ गए कि ऊंचाई कैसे प्रभावित करती है, अक्षांश कैसे प्रभावित करता है। अक्षांश का अर्थ है कि यहाँ पे महाद्वीपों की और उपमहाद्वीपों की स्थिति दिखाता है कि वो उत्तर अक्षांश में है या दक्षिण अक्षांश में है। क्लियर? और देशांतर के पूर्वी में है या पश्चिमी में है, तो उससे इफेक्ट होता है। एक तो उनका ऊंचाई आ गई, ऊंचाई से मतलब हिमालय है, समुद्र है, तट है, उनसे उनकी जो दूरी है वो क्या डिपेंड करती है, स्थल से समुद्र से दूरी पे क्या डिपेंड करता है, मतलब ये सारे जो है जलवायु को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। जिसके कारण जो है मानसून पवने, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु का आगमन या वापसी होता है, ठीक है। इन्हीं के कारण जो है वर्ष में पूरे साल जो है ऋतु के कारण जो है पवनों में चेंजेस आता है, यानी ऋतु के कारण जो पवनों में चेंजेस आता है उसे हम बोलते हैं जलवायु। क्लियर? यस मैम, क्लियर। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं भारत में मानसून का आगमन। मोस्टली मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, तो अभी एक बार हम और रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ देखो, आगमन का मतलब है आना, यानी भारत में जब मानसून की एंट्री होती है तो वो कब होती है, किस समय होती है, इसका प्रभाव आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है और ये कहाँ से होते हुए गुजरती है, ठीक है, ये समझेंगे हम। तो जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था जो है तीव्र हो जाती है। यानी ये क्या कह रहा है कि जून के महीने में यानी स्टार्टिंग मंथ में उत्तरी मैदान देखेंगे आप उत्तर साइड में, तो निम्न दाब की जो अवस्था है वो तीव्र हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उत्तर के मैदानों में क्या होती है, गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु चल रहा होता है ना, आपको पता है, मई से लेके, राइट। तो निम्न दाब बढ़ेगा यानी टेम्परेचर ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है दाब जो है वायु दाब वो कम हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि निम्न, ठीक है, निम्न दाब की अवस्था जो है वो तीव्र हो जाती है। क्लियर? यहाँ पे समझ आ गया सबको कि जून के स्टार्टिंग मंथ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की जो अवस्था है वो बढ़ने लगती है, तीव्र होने लगती है, ठीक है। और ये दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। क्लियर? उत्तर से जो पवन आएगी वो कहाँ जाएगी, दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। क्लियर? दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे ही मूव करती है पवनें, सभी को पता है। क्यों? क्योंकि कॉरियालिस आभासी बल के कारण। तो ये समझ आ गया कि एक तो निम्न दाब की जो अवस्था है वो बढ़ जाती है, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। जो दक्षिण की जो व्यापारिक पवनें हैं उत्तर वाली दक्षिण की व्यापारिक पवनों को इफेक्ट करेगी, और दक्षिण की जो पवनें हैं वो उत्तर व्यापारिक पवनों को इफेक्ट करेगी, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है, पैरेलल, एक दूसरे के समानांतर होंगे। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें जो है, ठीक है, अब किसकी बात कर रहा है, दक्षिण से पूर्व की ओर जो व्यापारिक पवनें, यानी ये हमारा इंडिया है, इसकी जो साउथ वाला जो हिस्सा है, यहाँ से जो पवनें आ रही है दक्षिण से पूर्व की ओर, ठीक है, जो मूव कर रही है साउथ से ईस्ट वाला, ये वाला हिस्सा हमारा ईस्ट का है और ये वाला वेस्ट का है और ये नॉर्थ का है, ठीक है। तो जो साउथ से वेस्ट से होते हुए जो पवनें हैं
उन्हें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। समझ आया? उपोष्ण शीतोष्ण मैंने आपको समझा दिया था कौन कौन से भाग हैं। समुद्र के आसपास के जो भी एरियाज होंगे वो किसमें काउंट होंगे? उपोष्ण या शीतोष्ण में। क्लियर? क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं। जो ये पवनें होती हैं ये गर्म जो महासागर होते हैं इनके ऊपर से गुजरती हैं, इसलिए वह अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लेकर आती हैं। अब आपको पता है दक्षिण से जो मूव करेंगी पवन, ठीक है, दक्षिण से अगर मूव कर रही है वो, तो दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीप है, यानी तीनों तरफ सागर है, नीचे हिंद महासागर है, ठीक है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो जब इधर से मूव होंगी दक्षिण की ओर से पवनें, तो क्या होंगी? गर्म होती हैं, गर्म के साथ साथ क्या होंगी? महासागर है, तो महासागर में आने के कारण क्या होंगी? पवन जो है गर्म हवा के अंदर वाष्पीकरण हो जाएगा। वो जितनी भी जल धाराओं की वाष्प, आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, राइट? वाटर साइकिल में जो वाष्पीकरण होता है यानी पानी से भाप के रूप में बनना, तो भाप कहाँ कहाँ से निकलता है? समुद्र, नदी, झील, झरने, यहीं से इनको वाष्पीकरण में सहायता होती है। तो समुद्र तीनों तरफ हमारे भारत के, तो यहाँ से जो महासागर के ऊपर से जो पवन गुजर रही होती है, ठीक है, तो उस पानी है, जल है, तो जल से क्या होगा? वो ठंडा हो जाएगा हवा, और वो जाके एक पीक पॉइंट पे, यानी जहाँ पे हिमालय है, आपको पता है नॉर्थ में हिमालय की श्रेणियां है, और इधर की साइड में भी क्या है? पूर्वांचल की श्रेणियां, राइट, मिजोरम वगैरह के आसपास। तो पूर्व की ओर जाएंगे तो वो क्या करेंगे? यहाँ पे टकरा जाएंगी, और टकराने के कारण क्या होगा? वो बाहर नहीं निकल पाएंगी, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो बाहर ना निकलने की वजह से क्या होगा? इनका संघनन बनेगा, संघनन यानी बादलों में निर्माण हो जाएगा। वो वाष्पीकरण जो अपने साथ भाप को इकट्ठे करके लेके आई है, वो क्या होगा? बादलों में बन जाएंगे, और बादलों के कारण क्या होगा? यहाँ पे वर्षा होगी। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ये मान लो एक जल सीमा है और ये मान लो पर्वत है। पर्वत के आसपास मान लो ये ए क्षेत्र है, ये बी क्षेत्र है और ये सी क्षेत्र है। तो आप ऐसा मत सोचना कभी भी कि इसमें पानी है और ये पानी यहाँ से यूं होते हुए गई तो पहले यहाँ वर्षा करेगी, नहीं, पहले वर्षा कहाँ करेगी? वो जहाँ पे टकराएगी। ये पर्वत है, ठीक है, पर्वत के पास इसकी मानसून जो है वो टकराई, और टकराने पे कहाँ पे वर्षा होगी अधिक मात्रा में? जहाँ पे नजदीक में जो क्षेत्र होगा पर्वत के पास, यानी ए क्षेत्र हमारा पर्वत के सामने है, तो अधिक वर्षा कहाँ होगी? ए पे, फिर उससे थोड़ा कम कहाँ पे होगा? बी पे, और सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? सी में। इसीलिए आप तटीय समुद्र के पास जितने भी क्षेत्र देखते हो, जैसे कौन कौन से क्षेत्र? तमिलनाडु हो गया, राइट, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गए, तो ये जो क्षेत्र है, बैंगलोर, ये सारे क्षेत्र जो तट के साथ जो जुड़े हुए हैं, मोस्टली तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात की बात की जा रही है। तो ये जो 3 क्षेत्र है, और केरल, ठीक है, ये 3-4 क्षेत्र जो जुड़े हुए हैं, और चेन्नई वगैरह जैसे हो गए, तो ये क्षेत्र किस पे एकदम सटीक यहाँ पे सटे हुए, मान लो स्थल जो हमारा जल सीमा है, जल सीमा से सटे हुए हैं। तो अधिक वर्षा कहाँ होगी? पहले जो पर्वत के सामने जो क्षेत्र होंगे। तो हमारे हिमालय में कौन सा हिस्सा आता है? नॉर्थ वाला हिस्सा। तो नॉर्थ के जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो इन क्षेत्रों में सबसे पहले वर्षा होगी, ठीक है। फिर जैसे जैसे ये मूव करेंगी वैसे वैसे कहाँ होगी? फिर अभी आप देख रहे हो कि पहले दिल्ली में हो रही थी काफी वर्षा, अब आपको न्यूज में देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र, मुंबई में काफी वर्षा हो रही है, वहां पे काफी ज्यादा पानी भर गया है। क्यों? क्योंकि इसी मौसमी पवनों के कारण। क्लियर है? तो जो भी पर्वत के सामने जो स्थल होगा, ठीक है, पहले तो आपको डायरेक्शन देखना है कि दक्षिण से पवनें चल रही है या उत्तर से पवनें चल रही है, ठीक है। तो हमेशा जो पवनें चलेंगी वर्षा के लिए वो दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगी, ठीक है, दक्षिणी उत्तरी पवनें जो होती हैं। और ये कहाँ से उठती हैं ये भी मैं आपको भी बताऊंगी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो जो वायुदाब जो पवनें हैं, इसमें 2 प्रकार की पवन है, दक्षिण पूर्व मानसून, ठीक है, दक्षिण पूर्व मानसून में भी 2 शाखा है,
ठीक है, दो शाखा है। पहली शाखा हमारी अरब सागर की शाखा है, वहां से उठती है। दूसरी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अरब सागर की शाखा में दो शाखा बटे हुए हैं, मालाबार तट और काठियावाड़ तट। तो अब हम ये समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, समुद्र से जो पवनें उठी वो कहाँ गई, पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर। और पर्वतीय यानी ये पीक पॉइंट है, इसके ऊपर पर्वत है। ठीक है, यहाँ पे पवनें आके टकरा गई और टकराने के कारण क्या हुई, बादल का रूप ले ली। और बादल के रूप से क्या बन गया, वर्षा होगी। ठीक है, और जो पवनें इधर है, इस साइड जो इधर पीछे की ओर होती हैं, पहाड़ के दूसरी ओर जो पवनें नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगी, ना के बराबर वर्षा होगी, बहुत कम मात्रा में। तो उसको हम बोलते हैं, पहाड़ की दूसरी ओर की जो पवनें हैं उसे बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब इन पवनों का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो तो यहीं पे आके टकरा गई। राइट, ये तो पीछे बढ़ ही नहीं पाई पवन, यहाँ तो आ ही नहीं पाई ना, तो वो क्या हो जाएंगी, ऐसे वापस हो जाएंगी। तो क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र होते हैं, जो इसके पास के जो क्षेत्र है, यानी पर्वत के जो पीछे वाले क्षेत्र, वहां पे वर्षा नहीं हो पाई। ठीक है, तो मालाबार तट हम देख लेते हैं। ठीक है, मालाबार तट आप सभी को पता है, इधर पड़ता है पश्चिमी विक्षोभ के पास। ठीक है, इधर क्या है, हमारी ये भारत है। ठीक है, मान लो उत्तर में हिमालय है, इधर ट्रांस हिमालय है, लद्दाख शिवालिक की सारे। ठीक है, ट्रांस हिमालय कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था, लद्दाख, जैसकर और तीन चार हिमालय थे, लद्दाख और जैसकर। ठीक है, तो जो ऊपर वाले जो हिमालय हैं वो ट्रांस हिमालय होगी। फिर ये वाला जो हिमालय जो इधर भारत नेपाल की ओर से निकला हुआ है, चीन और नेपाल से होते हुए जाता है, इसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, यानी हिमाद्री। इसके इधर वाला जो भाग है उसे मध्य, यानी क्योंकि बीच में है, ठीक है, तो मध्य हिमालय या हिमाचल का हिमालय। तीसरा शिवालिक हिमालय आ गया। ठीक है, ये हमारा शिवालिक का हिमालय है। और चौथा कौन सा है, जो इधर से होते हुए लगता है, ठीक है, असम की साइड से, अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए लगता है मिजोरम तक, इसे हम कौन सा हिमालय बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय। और इधर इसकी तीन पहाड़ियां हैं, तीन क्षेत्र हैं, ये सभी को पता है। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीन पहाड़ियां। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है क्योंकि समुद्र है तीनों तरफ, तो टेम्परेचर कम है और प्रेशर यानी वायु दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, और इधर गर्मी है तो इधर टेम्परेचर अधिक है और वायु दाब क्या है, निम्न। तो वायु का जो हवा, जो मानसून, जो पवनें होंगी वो किधर से किस साइड चलेंगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो इधर निम्न है और इधर क्या है, उच्च है। तो पवन ऐसे चलेगी, दिख रहा है आपको मैप में, इधर समुद्र वाले एरिया से, तो दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगी। ठीक है, तो अगर आप मालाबार तट की बात करो तो मालाबार तट को हम पहले बाद में देखेंगे, पहले हम कौन सा तट देख रहे हैं, जो उत्तर की ओर जा रहा है, तो हमारा काठियावाड़ तट आ रहा है। ठीक है, काठियावाड़ आपको पता है कहाँ पड़ता है, गुजरात तट के पास। ठीक है, काठियावाड़ तट हमारा गुजरात, ये गुजरात वाला क्षेत्र है। ठीक है, हम इसको गुजरात बोलते हैं, सभी को पता है। ठीक है, ये गुजरात वाला, आपको मान लो इधर से आपका गुजरात स्टार्ट हो रहा है और इधर ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, तो ये गुजरात का क्षेत्र है। सपोज गुजरात वाला क्षेत्र, यहाँ पे क्या है, काठियावाड़, मालाबार, काठियावाड़ तट है। तो काठियावाड़ में आपको पता है इधर नर्मदा नदी और तापी नदी होकर गुजरती है इधर से। तो यहाँ से जो हवा चलेगी काठियावाड़ की ओर, पहली हवा कहाँ से चलेगी, काठियावाड़ की ओर से। तो यहाँ पे जो हवा चलेगी वो कहाँ जाएगी, हिमालय की चोटी, पीक पॉइंट पे जाके वो क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी हवाएं, और यहाँ पे क्या होंगी, भारी वर्षा होगी उत्तरी मैदानों में। क्लियर, जिसे हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय से जो टकराएगी
तो सबसे ऊंची चोटी कुमाऊं हिमालय की, और उससे पहले जो कौन सी चोटी है, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। उसके बाद कंचनजुंगा, जो कि भारत में है। ठीक है, इसी प्रकार कुमाऊं हिमालय से जब वो टकराएगी तो क्या होगा, वहां पे भारी वर्षा होगी। और भारी वर्षा ऐसी होगी जैसे लगेगा कि ऐसे मूसलाधार बारिश, मतलब लगातार कंटिन्यूसली हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। ठीक है, एक तो होती है हल्की हल्की बारिश होती है, यूं यूं गैप गैप सा होता है। एक आपने देखा होगा बहुत तेज तेज होती है, जिसमें गैप होता ही नहीं, बिल्कुल बहुत तेज तेज बारिश हो रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं मूसलाधार वर्षा। और इसी को हम लोग बोलते हैं बादल का फटना। ठीक है, जितने भी आप हिमालय की साइड पर जितनी भी भारी वर्षा होती है, लद्दाख, हिमालय, जम्मू कश्मीर, उधर भारी वर्षा इसीलिए होती है क्योंकि वहां पे हिमालय की श्रेणियां हैं और मानसून पवनें जो है यहाँ से होते हुए गुजरती हैं। ठीक है, तो जब वो गुजरेंगी तो वो एक किसी न किसी एक पीक पॉइंट पे जाके वो टकराएंगी, और टकराने के बाद क्या होगी, वहां पे भारी वर्षा होगी बहुत अधिक मात्रा में, और उसको बोलते हैं मूसलाधार वर्षा या फिर बादल का फटना। क्योंकि आप सबको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा दिखाई देगा कि जैसे कि बादल फट गया और सारी वर्षा नीचे गिर रही है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है बादल का फटना। क्लियर, समझ आया स्नेहा आप? ओके गुड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मालाबार तट यानी गुजरात के तट के पास स्थित है, तो ये पहली जो वर्षा यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, पहली शाखा यहाँ से मुड़ेगी पवने। अब दूसरी शाखा देखो, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून प्रस्फोट। मानसून प्रस्फोट यानी बादल का फटना। प्रस्फोट का मतलब होता है फटना। क्लियर है, इसीलिए इसका नाम रखा गया बादल का फटना या मानसून का फटना। मानसून मतलब जो पवने हैं, पवने क्या करेंगी, वर्षा करेंगी टकराकर, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मानसून प्रस्फोट। और ये कब होती है, जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होती है, और जून के फर्स्ट वीक में आप देखोगे सबसे अधिक वर्षा होती है क्षेत्रों में। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ होगी, कुमाऊं हिमालय के आसपास। ठीक है, अब दूसरा देखो मालाबार तट। मालाबार तट समझने के लिए, अच्छा एक चीज किसी ने ध्यान दिया यहाँ पे पता है आपको, पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये सबसे पुरानी श्रृंखला है भारत की। उसके बाद नवबलित पर्वत हमारे कौन से हैं, हिमालय की श्रेणियां। ठीक है, ये नए पर्वत है हमारे, और उससे पुरानी पर्वत कौन से हैं, जो घाटियां हैं, जैसे कि अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपको पता है गुजरात के पालमपुर से होते हुए जो अरावली की श्रृंखला है वो कहाँ तक फैली है, दिल्ली के एनसीआर तक। राइट, गाजियाबाद में आप देख सकते हो, दिल्ली में भी, दिल्ली सेंटर में आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो यहाँ पे अरावली श्रृंखला है, यहाँ पे आप सबको अरावली की श्रृंखलाएं दिखाई देंगी। अब अरावली की श्रृंखलाएं जो है वो काफी उबड़ खाबड़ सी है, मतलब वो काफी घिस चुकी है ऊपर से। क्यों, क्योंकि अपरदन के कारण, वायु में परिवर्तन के कारण, ठीक है, काफी भारी वर्षा में बारिश की वजह से, तूफान की वजह से, या मिट्टी का खिसकना, उसकी वजह से क्या हो गया है, क्योंकि काफी पुराने पर्वत थे ये, तो ये क्या हो गए, तापमान, वर्षा, मिट्टी अपरदन के कारण इनकी जो ऊपर की जो चोटी है वो घिस चुकी है, मतलब वो थोड़ी छोटी हो गई है हिमालय के मुकाबले। तो जब गुजरात से जब हवा चलेगी, मानसून पवनें चलेंगी यहाँ से, तो वो क्या करेंगी, अरावली की श्रेणियों को क्रॉस कर देंगी। अगर ये ऊंची होती तो अधिक वर्षा काठियावाड़ में होती, लेकिन इनकी चोटी बहुत कम है, तो ये क्या करेंगी, हवाएं ऐसे क्रॉस कर जाएंगी। अगर ऊंची होती तो यहाँ पे टकरा जाती, लेकिन अरावली श्रेणी छोटी है तो हवाएं ऊपर से निकल गई और कहाँ जाके टकराएंगी, हिमालय पीक पॉइंट से। इसीलिए आपको नॉर्थ साइड में सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगी, और इसीलिए जो पश्चिमी वाले क्षेत्र यानी गुजरात, गोवा, या आप देखोगे राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे गर्मी इसीलिए अधिक होती है क्योंकि यहाँ पे जो अरावली की श्रेणियां हैं उससे ऊपर होते हुए मानसून पवनें क्रॉस कर जाती हैं। अगर यहाँ पे अरावली पर्वत ऊंची होती तो वो यूं टकराती और सारी वर्षा कहाँ पे होती, मालाबार तट पे या काठियावाड़ तट पे होती। क्लियर, समझ आया यहाँ पे कि बारिश सबसे अधिक क्षेत्र में नॉर्थ साइड में क्यों होती है पहले? इसका रीजन यही है क्योंकि जो पवनें हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर मूव करती हैं। आगमन के समय जब मानसून आगमन होता है, मानसून को ही बोलते हैं वर्षा का समय, उसको हम मानसून नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि वो मानसून पवनों के कारण वर्षा करती है।
क्लियर? समझ आ गया सभी को ये चीज? क्लियर है सभी को? यस और नो? Yes, ma'am. Yeah. ओके। अब देखो दूसरी शाखा इसकी, पहली शाखा काठियावाड़ तट से, दूसरी शाखा कहाँ से होगी? मालाबार तट से। और अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो अब आपने ये चीज नोट किया होगा कि 400 से 300 सेंटीमीटर, 200 से 300 सेंटीमीटर या 100 से 50 सेंटीमीटर, ये वर्षा का अधिकतम ताप वगैरह की वर्षा कितने सेंटीमीटर किस किस क्षेत्र में हो रही है। तो हिमालय की जो श्रेणियों में जो वर्षा होगी वो अधिक होगी, ठीक है, 200-300 के आसपास, क्योंकि अधिक वर्षा हो रही है। दूसरा, यहाँ पे काठियावाड़ तट से यहाँ पे टकरागी तो अरावली की श्रृंखला के कारण वह हवा क्रॉस होगी, तो यहाँ पे कम मात्रा में वर्षा होगी जब वो आगमन वापस होंगे। तो कम वर्षा के कारण इसीलिए यहाँ की जो यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, सिर्फ 50 से 60% से भी कम वर्षा यहाँ पे क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। इसीलिए आप राजस्थान के पश्चिमी जब आप जाएंगे पश्चिमी छोर की ओर राजस्थान में, आपको मरुस्थल डेजर्ट्स दिखाई देंगे। रीजन यही है कि यहाँ पे वर्षा अधिक मात्रा में नहीं होती है, ठीक है। और जहाँ पे वर्षा अधिक होती है 200, 300, 400 सेंटीमीटर के आसपास, मतलब है कि वहां वर्षा पहले शुरू हो जाती है अधिक। क्यों? देखो मालाबार तट है, ठीक है, यहाँ मालाबार तट है, तो यहाँ पे आपको पता हमारा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट यानी यहाँ पे पश्चिमी की पहाड़ियां है, पश्चिम घाट यानी जिसको हम बोलते हैं पश्चिम पहाड़ियां। पश्चिम पहाड़ियां यहाँ पे है, तो इनकी ऊंचाई थोड़ी अधिक है, अरावली तट से अधिक है, ठीक है। तो जब यहाँ से मालाबार तट की जो शाखा है वो यहाँ से होते हुए गुजरेगी। अब पश्चिमी घाट है तो पश्चिमी घाट पहले टकरा जाएंगी, मानसून पवनें जो है वो टकरा जाएंगी और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे करेंगे? इस पश्चिमी छोर पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है 200 से 300 तक सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्लियर? अब देखो पूर्वी घाट, यहाँ पूर्वी घाट है छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, ये एक साथ में नहीं है। पश्चिमी घाट एक लाइन से बनी है और पूर्वी घाट जो है टूट टूट कर बनी हुई है, ठीक है, एक श्रेणी में नहीं है, अलग अलग श्रेणियों में बटी हुई है। तो यहाँ से हवाएं क्या होंगी? वो पास हो जाएंगी और कहाँ जाके मिलेंगी? यहाँ पे वर्षा होगी। कहाँ पे? शिवालिक हिमालय, या उससे पहले क्या पड़ जाएगा हमारा? गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया पड़ेंगी तो यहाँ पे टकराएंगी और टकराने के कारण यहाँ पे कितनी वर्षा होगी? 300 सेंटीमीटर के आसपास जो है वर्षा होती है, 200 से 300 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। क्लियर? समझ आ गया? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें मूव करती हैं और ऊंचाई जहां पे आती है वहां पे वो टकरा के वर्षा का रूप करने लग जाती है, ठीक है। क्लियर? ये तो मॉनसून का आगमन हो गया कि पवनें आती कैसे। अब देखो मॉनसून की वापसी कैसे है, ठीक है। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति है, ठीक है, ये कैसे होती है। तो मैं आपको उत्पत्ति दिखा देती हूँ यहाँ पे कैसे होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मॉनसून की वापसी। मॉनसून का समय आया, ऑब्वियस सी बात है कुछ टाइम, कुछ महीने तक रहेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? उसका जाने का भी समय आ जाएगा। तो जब वो जाता है तो कब जाता है ये देखेंगे। मॉनसून का आगमन कब से है? जून के आरंभ में और मिड सितंबर तक रहता है। कौन सा महीना? मॉनसून आगमन। अब मॉनसून की वापसी कब होती है ये देखेंगे, यानी वर्षा ऋतु की वापसी, जब हमारे देश से वर्षा ऋतु हट जाती है तो कब होता है ये? अक्टूबर से नवंबर, ठीक है, क्योंकि नवंबर के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? सर्दियां, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब, ठीक है, 3-4 महीने जो है काफी भारी सर्दी होती है। तो आप कुछ क्षेत्रों में देखते होंगे ठंडियों में भी वर्षा होती है, ऐसी नहीं है कि सर्दियों में वर्षा नहीं होती है, कुछ कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है, ठीक है, वो भी हम बताएंगे कहाँ पे होती है। लेकिन आपको मेन चीज ये याद रखनी है कि अक्टूबर से नवंबर तक जो समय है वो दक्षिण की तरफ जो है सूर्य की आभासी परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? मॉनसून का जो गर्त है, गर्त यानी निम्न दाब जो गर्त है, वो उत्तरी मैदानों की ओर शिथिल हो जाता है। पहले क्या था? गर्मियों के मौसम में गर्म हो जाता है,
हिमालय, ठीक है, यानी नॉर्थ वाला हिस्सा गर्म हो जाता है क्योंकि मई तक क्या होती है गर्मी, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है। अब नीचे सर्दी वाला हिस्सा देखो, तो सर्दियों में क्या होगा, ठंडा हो जाएगा मौसम, और ऊपर वाला हिस्सा भी क्योंकि हिमालय के कारण और ठंडा हो जाएगा उत्तरी भाग। तो यहाँ पे जब ये ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। बताया था ना शीत कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय में क्या होगा, निम्न, ठीक है, टेम्परेचर कम तो वायु दाब बढ़ गया। तो वायु दाब जब बढ़ा तो मानसून की जो पवनें उत्तर तक गई, फिर वैसे वैसे वो वापस निम्न हो गया दाब यहाँ पे। तो उच्च दाब कहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे समुद्र वाला एरिया है, स्थल हमारा जो समुद्र तटीय इलाके हैं, उधर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखा होगा आपने सर्दियों में दिल्ली में अधिक ठंड होती है, वहीं अगर आप केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र में चले जाओ तो नॉर्मल मौसम होता है, ठीक है, ठंड नहीं होती, मान लो स्वेटर वगैरह कैरी नहीं करते, जैकेट नहीं पहनते, हल्का शॉल वगैरह नॉर्मल ओढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे 24 से 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ठंडियों में। तो टेम्परेचर कहाँ बढ़ गया, साउथ साइड ठंडियों में। तो टेम्परेचर जब नीचे की तरफ बढ़ा तो पवनें कहाँ से मूव करेंगी, उच्च दाब से निम्न दाब। तो उच्च दाब कहाँ जाएगा, नॉर्थ में, और साउथ साइड में क्या हो जाएगा, निम्न दाब। तो फिर वो वापसी कहाँ से होगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। क्लियर है, क्लियर हो गए पॉइंट। यस अब मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, धीरे धीरे जो है, यानी धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस में उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है, ठीक है, उच्च दाब ले लिया, इसकी जगह पे निम्न दाब की जगह। और दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, जो दक्षिण जो पश्चिम मानसून थी वो शिथिल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। जो दक्षिण से पश्चिम की ओर जो हवा गई थी वो कैसी होगी, ठंडियों में ठंडी होगी हवा। तो जब वो नीचे आएगी, पीछे हटेगी, तो क्या होगा, गर्माहट निकलेगी उसकी, ठीक है। फिर वो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पे फिर आप देखोगे वर्षा वगैरह होती है, केरल वगैरह में सर्दियों में, ठीक है, रीजन ऑफ कि उनकी जो पवनें वो शिथिल ठंडी हो जाती हैं। और धीरे धीरे जो है ये मानसून पवनें पीछे मुड़ने लगती है। पीछे मुड़ने का मतलब है कि पहले आ गई, फिर उसके बाद अब वो अपना रास्ता हटा रही है, वहां से निकल रही है, अब वो हट जाएंगी पूरी तरीके से। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। क्लियर है, अक्टूबर तक के महीने में पवनें जो है उत्तर के मैदान से हटती हैं, ठीक है, मानसून धीरे धीरे हट रहा है, ठीक है। तो जब उत्तर के मैदानों में पहले वर्षा हुई, फिर धीरे धीरे कहाँ आएगा, साउथ साइड पे आएगी वर्षा, फिर धीरे धीरे और नीचे साउथ पे आएगी, फिर वो एकदम से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उत्तर के मैदान से हट जाती है। फिर अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है वो ग्रीष्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन हो जाता है, यानी गर्मियों का महीना किस में कन्वर्ट हो गया, ठंड के मौसम में। और आसमान क्या हो जाता है, साफ, और तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का समय जो है अधिक हो जाता है, ठीक है, और रातें जो है वही सुहानी और ठंडी हो जाती है, ठीक है। तभी आप देखते होगे नवंबर दिसंबर में जो है दिन का जो महीना होता है वो गर्म लगता है, आपको धूप निकली होती है, और रातें वही उतनी, और आपको पता है दिन बड़े लगते हैं और रातें छोटे, क्यों, क्योंकि 5 5:30 बजते ही अंधेरा हो जाता है ठंडियों में। ये नोटिस किया है ना सभी ने आप। यस मैम। तो रीजन यही है क्योंकि उनका वापसी का समय हो रहा है, अब वो मानसून जो हटती जा रही है और ठंडियों का महीना आ गया। तो जैसे ही ठंड का महीना आया तो क्या हुआ, ऋतु में परिवर्तन, यानी पवन में परिवर्तन हुआ। जैसे गर्मी का महीना आया फिर ऋतु में परिवर्तन हुआ, तो पवनों में परिवर्तन हुआ, फिर वर्षा हुई, ठीक है। तो इसीलिए जलवायु कहा गया है कि ऋतु के मतलब ऋतु की स्टार्ट होने से ही पवनों में जो परिवर्तन होता है उसको जलवायु कहा गया है। अब देखो उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, यानी जो ये पवनी है, मानसून पवने, इनका उत्पत्ति कैसे हुआ है, उत्पत्ति यानी इनका विकास। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को लिखोगे तो उसकी पहले उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब उसका बेस कैसे बना। मानसून पवने हम बोल तो रहे हैं, लेकिन मानसून पवने बनी कैसे, आगमन कैसे हुआ उनका, कहाँ से आई है हवाएं, ठीक है। तो इसके जो है कुछ सिद्धांत है इसके, जो मैंने आपको कल बताया था ना, थर्मल सिद्धांत है इसका, और भी 2-3 सिद्धांत हैं। तो अभी हम जो पढ़ेंगे उसका क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे हम,
क्लासिकल यानी जो पहले की थ्योरी चलती आ रही है प्राचीन लोगों की, तो उसमें जो पहला सिद्धांत है जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है थर्मल थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं तापीय सिद्धांत। यानी ताप के अनुसार जहाँ पे बदलाव हुआ शीत ऋतु में, उसके द्वारा जब पवनें मुड़ी तो उसको हम बोलते हैं तापीय सिद्धांत। क्लियर। अब देखो इसका प्रतिपादन ये नहीं पढ़ना हमें पढ़ना मानसून पवनों की उत्पत्ति से संबंधित तापीय संकल्पना का ज्ञात क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मानसून पवन ले लिया हमने दो प्रकार से, एक ग्रीष्म ऋतु में और एक शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में अगर आप देखोगे तो सूर्य के लंबवत आभासी किरणें यानी कोरियालिस बल के कारण विषुवत रेखा का उत्तरायण प्रभाव, यानी विषुवत रेखा पे आते यानी ये सीधी रेखा पे आते ही अगर दक्षिण से आ रही है हमारे तो वो ऐसे मुड़ जाएंगी, और अगर उत्तर से आ रही है तो वो ऐसे मुड़ जाएंगी पवनें। ठीक है, दक्षिण की पवनें उत्तर की ओर और उत्तर की पवनें दक्षिण की ओर। तो इसीलिए तो बोला गया कि जब मानसून का आगमन तो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके वो टकरा गई, और फिर ठंडियों में क्या हो जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसीलिए वापसी कैसी होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर। आगमन दक्षिण से उत्तर और वापसी उत्तर से दक्षिण। पहले जो आगमन हुआ, शुरू हुआ मानसून, वो समुद्र तट से लेके उत्तरी मैदान में हुआ, फिर उत्तरी मैदान से समुद्र तट पे। क्लियर है? क्योंकि वो सारी वर्षा पानी कहाँ गिराएंगे, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या अरब सागर में गिराएंगे, साउथ साइड पे। और जो ऊपर की जो वर्षा गई वो तो कहीं ऊपर समुद्र था नहीं, हिमालय था, हिमालय से टकराई और सारी वर्षा मैदानों में गिर गई। क्लियर है? ठीक है, तो उत्तरायण का प्रभाव, क्योंकि विषुवत रेखाएं जो है, कर्क रेखाएं, मध्य रेखाएं, ये सारी जो उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जिसको बांटती हैं रेखाएं, उस पर टकराती हैं तो वो उच्च दाब से निम्न दाब और उच्च दाब से उत्तर की ओर दक्षिण की ओर, ठीक है, ऐसे प्रभावित होती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में वृद्धि हुई। सबसे पहली चीज कि उपमहाद्वीप जो तापमान में वृद्धि होगी हमारे भारत में। और साथ ही साथ क्या कह रहा है कि बैकाल जो झील है उसके जो निकटवर्ती प्रदेश हैं, पेशावर और मुल्तान, ये कहाँ पे लगते हैं हमारे, आपको पता ही होगा, पाकिस्तान के आसपास। ठीक है, तो आप देखोगे जब झीलों के जो प्रदेश है, बैकाल झील के पास जो प्रदेश है, पेशावर और मुल्तान, जिसको पेशावर भी बोलते हैं या फिर मुल्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो प्रदेश है इनके निकट जो झील है बैकाल झील, तो माना जाता है कि उत्तर भारत, जो कि पेशावर और मुल्तान कहाँ पड़ते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो उत्तर भारत में। उत्तर भारत में कहाँ से लगे हैं, ये पाकिस्तान से। तो इनके जो तापमान है इसमें क्या हो जाती है, क्षेत्रों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और वायु दाब कैसा हो जाता है वहां का, निम्न। तभी तो आप ऊपर देखते हो उत्तर में क्या हो जाता है, निम्न दाब। क्यों? क्योंकि इसी के कारण वहां पे पेशावर और मुल्तान जो प्रदेश है वो बैकाल झील के निकटवर्ती है। इसी के कारण उनके जो तापमान में वृद्धि होती है, टेम्परेचर बढ़ता है और वायु दाब जो है निम्न दाब में कन्वर्ट हो जाता है गर्मियों के महीने में, ग्रीष्म ऋतु की बात। और हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के जो निकटवर्ती क्षेत्र, यानी ये नहीं बोल रहा है कि हिंद महासागर के पास के जो क्षेत्र, नहीं, प्रशांत महासागर के जो प्रदेश है वो किसके पास में, जो हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्र है। मतलब प्रशांत महासागर के जो क्षेत्र है जो हिंद महासागर के आसपास आता है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, वहां से जो है पवनें उठती हैं और उच्च वायु दाब का विकास होता है। क्लियर? उच्च वायु दाब कहाँ पे होगा, जहां पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो ये चीज इसमें आ गई। अब यहीं पे क्या बोल रहा है, हिमालय प्लस तिब्बत के पठार जो कि एक अवरोध के रूप में है। तिब्बत का पठार यानी चीन में आ गया, और हिमालय से भी ऊंचा है तिब्बत का पठार। ठीक है, हिमालय की श्रेणियां और तिब्बत के जो पठार है वो काफी हाई पीक पॉइंट में है, और कहाँ पे है, उत्तर में है। ठीक है, तो इनके प्रभाव से क्या होता है, मानसून पवनें टकरा जाती हैं और वर्षा होने लगती है। ठीक है, तो इसलिए उत्तरी मैदानों में आप देखोगे जल्दी वर्षा शुरू हो जाती है जून के आरंभ में। ठीक है, और वहां पे क्या होता है, उच्च तापीय यांत्रिक प्रभाव शुरू हो जाता है। या यूं बोल लो, तिब्बत को हम बोलते हैं भारतीय मानसून का इंजन। क्यों? क्योंकि उसकी पठार पहले आती है, तिब्बत की पठार,
फिर हिमालय की पठार आती है। तो पहले तिब्बत पर टकराएगी, फिर हिमालय पर टकराएगी। क्लियर। और इसी में आता है हमारा जेठ धारा या जेठ स्ट्रीम। इसी के प्रभाव को महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, इन सभी को जो है इतना महत्व नहीं दिया गया है तापीय सिद्धांत के अंदर। ना तो जेठ धारा को इतना महत्व दिया गया है और ना ही हिमालय तिब्बत की जो पठार की जो अवरोध करते हैं, ना तो उनका महत्व दिया गया है। ठीक है, बट फिर भी इनका अपना महत्व है। क्यों? क्योंकि वो मानसून पवनों को वहां पे रोकती है। ठीक है, और इन कमियों को दूर करते हुए, ऑब्वियस सी बात है, अब कमियां आई तो कुछ कोई ना कोई होगा जो उन कमियों को पूरा करेगा। ठीक है, तो उसमें दो वैज्ञानिक थे, एक थे पेन, ठीक है, जिन्होंने प्रतिपादन किया जेठ धाराओं का संकल्पना को सही साबित किया, एक पेन है, और दूसरे पी कोटेश्वरम। और भाग्यवश ये कौन थे? हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, पी कोटेश्वरम। ठीक है, तो इन्होंने खोज विचार की, इन्होंने इस पे जो है रिपोर्ट तैयार की, उन्होंने सही से जांचा, देखा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उन्होंने समझा नहीं, इसका भी अपना महत्वपूर्ण है, जेट स्ट्रीम का भी अपना एक प्रभाव है। और जेट धाराएं कौन सी होती हैं? जो पश्चिम की ओर निकलती हैं, जो पश्चिम की ओर से जो हवाएं आती हैं महाद्वीपों में, उसे हम जेट धाराएं या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे भारत है हमारा, ठीक है, ये उत्तर वाला साइड है और ये साउथ वाला साइड है। ठीक है, और इसके उत्तर में क्या है? यहाँ पे पूरा हिमालय पर्वत, और इधर क्या है? तिब्बत का पठार। क्लियर। अब आपको पता है हमारे भारत के नीचे यानी यहाँ पे साउथ में 8 डिग्री 4 अक्षांश है दक्षिण से। ठीक है, तो उत्तर अक्षांश में काउंट होता है भारत, क्योंकि उत्तर गोलार्ध में हमारा भारत महाद्वीप आता है। ठीक है, तो इसमें देखोगे आप, एक तो ये मकर रेखा हो गई जो कि 30 डिग्री साउथ पे होती है। ठीक है, साउथ पे मकर रेखा, और भारत में कर्क रेखा जो उत्तर में आती है। उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा। तो हमारा भारत किस पे आता है? कर्क रेखा पे, राइट। और बीच में आती है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन, जो एक दूसरे को बराबर हिस्से में बांटती है। तो 0 डिग्री जो लाइन है और जो मकर रेखा है, इसके जो बीच में जो सागर आता है वो कौन सा आता है? मेडागास्कर। मेडागास्कर का अपना वो है। और ये क्या है? मेडागास्कर स्थल खंडों का विभाग है। ठीक है, और जल स्तर इसमें क्या होती है? काफी भारी मात्रा में होती है। ठीक है, मेडागास्कर में जल की मात्रा ज्यादा है, तो जल की मात्रा ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा? उच्च दाब हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर जो है ज्यादा बन जाएगा और टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, निम्न दाब। तो हवाएं मान लो यहाँ से चल रही हैं, जेट धाराएं। ठीक है, तब तिब्बत पे आई, टकराई, और यहाँ पे क्या हो गया? बादल का रूप हुआ। यहाँ पे जो है वायुमंडलीय उच्च दाब का विकास हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होंगी? हवाएं चलेंगी तो किस साइड जाएंगी? उच्च दाब की ओर जाएंगी। तो यहाँ पे जो मेडागास्कर है, यहाँ पे जाके जो है वर्षा जो सारी यहाँ पे एकत्रित हो जाएगी। क्लियर है? तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर समझाने के लिए बताया गया। और तिब्बत को हमारे भारत के मानसून का इंजन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहीं से मानसून की शुरुआत होती है। क्लियर। और इससे क्या होगा? वाष्पीकरण में कमी आ जाएगी। और नीचे देखो, ये जो स्थल है, ठीक है, इक्वेटर लाइन, और हेलो यस, मैम, हाँ बोलिए। ये स्नेहा स्नेहा बोल रही है कि समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आया? अच्छा वेट, मैंने बताया जो जेठ धाराएं हैं, जेठ धाराएं या पश्चिमी विक्षोभ बोल लो या पश्चिमी पवनें बोल लो रे, वो आती हैं ऊपर से। ठीक है, ऊपर से आती हैं, लेकिन वो ऊपर की ओर ही मुड़ जाती हैं। ठीक है, वो हिमालय से नहीं टकराती। ठीक है, पर जो तिब्बत पर टकराएंगी, क्योंकि ज्यादा ऊपर कौन है? तिब्बत का पठार। तो तिब्बत पर टकराई, यहाँ पे क्या हो गया? वर्षा बन गया, मतलब बादल बना, वाष्पीकरण, ये हवाएं आई ऊपर से, और यहाँ पे तिब्बत के पठार से टकराई और जो है बादल का रूप बन गई। ठीक है, तो आपको पता है जो ऊपरी वायुमंडलीय है उसका उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है। मतलब ऊपर का जो वायुमंडल है वहां पे जो है टेम्परेचर अधिक हो गया। नॉर्थ साइड में आप सभी को पता है टेम्परेचर अधिक रहता है नॉर्थ साइड में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब हुआ। उच्च दाब से आपको पता पवनी किस साइड मुड़ जाती है? निम्न दाब की ओर, राइट। तो ये जो जेठ धाराएं थी वो तिब्बत से टकराई और इधर बादल के रूप बन गई। तो इधर क्या विकास हो गया? उच्च दाब का विकास हो गया।
और नीचे ये जो 0 डिग्री वाली रेखा है और साउथ की जो 30 डिग्री जो साउथ है हमारा, या 23.5 डिग्री पे जो साउथ है हमारा, इस पे क्या है, इसके बीच में अगर आप इसके बीच के क्षेत्र को देखोगे, ठीक है, मैप उठाकर देखना, उसके बीच में है गेडास मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर एक नाम है और वो एक स्थलों का खंडों का विभाग है, मतलब स्थल है उसमें छोटे छोटे खंड के जो रूप है वो मेडागास्कर, और उसके अंदर जो है काफी मात्रा में जल भरा हुआ है, जलीय स्तर जो है काफी भारी मात्रा में है। तो जब जल वहां पे ज्यादा है तो क्या होगा, वहां पे उच्च दाब, उच्च दाब कैसे हुआ, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके से समझना, पहले हिमालय वाला श्रेणी समझ लो, ऊपर हिमालय वाले पे उच्च दाब है और नीचे निम्न दाब है, साउथ वाले में उच्च दाब हो गया और नीचे टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, ठीक है, वायु दाब ज्यादा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, और नॉर्थ वाले में टेम्परेचर ज्यादा है और वायु दाब कम है। तो हमने पहले कहाँ मुड़ेंगी, हिमालय से यहाँ पे, ठीक है, ऊपर की जो पक्ष धाराएं पवने हैं वो यहाँ से पहले यहाँ आएंगी मेडागास्कर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल स्तर से भरा हुआ है तो जो वातावरण है वो ठंडा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से जो पवने उठेंगी ऊपर की ओर, ठीक है, मेडागास्कर से शुरुआत होती है पवनों की, फिर वो हमारे भारत पे आती हैं, भारत के हिंद महासागर, प्रशांत, यहाँ पे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से, फिर यहाँ से वो उठते हुए जाती हैं, पहले वो मेडागास्कर में आती है, मेडागास्कर से फिर होते हुए बंगाल की खाड़ी से पहुंचती है, फिर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को हमने देखा है दो दो शाखाओं में बांटा गया है, फिर वो शाखाएं जो है मालाबार तट हो गया, ठीक है आपका, या फिर गुजरात का जो तट हो गया, वहां से जो है वो अपना रूप बदलती है नॉर्थ साइड पे। तो मेडागास्कर जो है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम और वायु दाब ज्यादा, तो जब वायु दाब कम हो गया तो यहाँ से हवाएं ऊपर की ओर मुड़ेंगी, ऊपर से हमारे भारत की ओर प्रवेश करेंगी दक्षिण दिशा से, क्योंकि मेडागास्कर कहाँ पे है, साउथ साइड में, क्लियर। तो साउथ साइड से ही जो पवने ऊपर उठती है नॉर्थ साइड से, इसीलिए इनको बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी पवने या उत्तर पूर्वी पवने। फिर वहां से जब वर्षा हुई, सर्दियों का महीना आया, सर्दियों में क्या हो गया, टेम्परेचर कम और वायु दाब बढ़ गया, तो जब यहाँ से वापसी होगी पवनों की तो कहाँ से आएंगी, फिर यहाँ से दोबारा मेडागास्कर पे आ जाएंगी। समझ आया इतना, क्लियर हो गया। अब पहले मेडागास्कर से दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर हमारे हिमालय की तरफ बढ़ी, फिर हिमालय से होते हुए तिब्बत को क्रॉस किया, तिब्बत से वहां वर्षा हुई, फिर वहां से जब वापसी होती है फिर वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है सर्दियों में और वायु दाब बढ़ जाता है, फिर वायु दाब बढ़ेगा तो उत्तर से दक्षिण की ओर बदलेंगी ना उसकी पवने, क्यों, क्योंकि उस पर कॉरियालिस बल लग रहा है, ठीक है, जब वो पट्टी पर टकराएगी एक जाके तो वो दोबारा अपनी दिशा जो है मुड़ जाएगी उसकी, इसीलिए मैंने आपको ऊपर जो है कॉरियालिस बल समझाया था, ऊपर यहाँ पे, कि दक्षिण की जो पवने हैं अगर निम्न उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चल रही हैं तो वो कैसी, इस साइड को चलेंगी, इस साइड से, और जो उत्तर की पवने वो इस साइड को चलेंगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना जरूरी है। तो ये समझ आ गया मेडागास्कर से उत्पत्ति होती है इसकी, क्लियर। अगर पूछे मानसून पवनों की उत्पत्ति कहाँ से होती है तो मेडागास्कर से, फिर वो हमारे दक्षिण अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवेश करती है, फिर वो हमारे भारत के तट पे प्रवेश करती है, क्लियर। फिर जब वापसी होती है मानसून यानी वर्षा की जब वापसी हो जाती है तो फिर वो कहां से होती है, तिब्बत की वहां से स्टार्ट हो जाती है, क्लियर, फिर वो वापस मेडागास्कर पे आ जाती है। इसी तरीके से एक चक्र जो है वो चलता रहता है, जैसे वाटर साइकिल आपको चलता रहता है वैसे ये चक्र भी चलता रहता है, मेडागास्कर से उत्तर, उत्तर से फिर दक्षिण, फिर उत्तर से दक्षिण, फिर दक्षिण से उत्तर, ऐसे जो है ये सर्कल चलता रहता है मॉनसून का। तभी आप देखते हो हमेशा जो है जून से सितंबर तक वर्षा होती है, फिर सर्दियां आती है, फिर गर्मी आती है, फिर वर्षा आता है, फिर सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर वर्षा होती है, फिर सर्दी आती है, राइट। और जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वहां पे वर्षा के रूप में क्या होती है, बर्फ होती है, ठीक है, इसलिए वहां पे गर्मियों में क्या होता है, ठंडा मौसम होता है, और सर्दियों में जो तट वाले स्थान है, जो तट से लगे हुए क्षेत्र है, राज्य है, वो वहां पे गर्मी होती है। तो ये रीजन है बस, क्लियर। अब क्या होगा, उच्च दाब हो गया तो वाष्पीकरण में कम होगी क्योंकि तापमान जो है वो कम हो गया, तो पानी में जो वाष्पीकरण होगा वो कम होगा, राइट। एक तो वाष्पीकरण के अंदर कम आ गई, शीतलन की प्रक्रिया में कमी, शीतलन यानी
ठंडी मौसम की जो प्रक्रिया है उसमें कमी आ गई और जलीय तापमान जो अपेक्षाकृत निम्न दाब का विकास हो गया। राइट। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? अगर क्वेश्चन पूछा गया कि पूरे भारत की बात की जाए, अगर पूरे भारत, आपका पता ना कहाँ कहाँ तक काउंट होता है पूरा भारत। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके कहाँ तक? दक्षिण में। ये तो भाग हो गया इसके मुख्य भाग। पर अगर ओवरऑल भारत की बात की जाए तो उसके अंदर कौन सा क्षेत्र भी आता है? अंडमान और निकोबार भी आते हैं और लक्षद्वीप भी आता है। राइट, क्योंकि वो भारत के अंडर है। तो अगर पूछा गया भारत में, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि सिर्फ भारत में, यहाँ कोई क्षेत्र, कोई स्थल, कोई भाग नहीं पूछा रहा है। क्वेश्चन हो रहा है कि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ पे होता है? तो आप क्या आंसर देंगे? अंडमान निकोबार के उत्तरी भागों में। क्लियर। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के पृष्ठ मुख्य भाग, जो पृष्ठ है उसका मुख्य भाग पर पहले मानसून का आगमन कहाँ होता है, तब आप बोलोगे केरल के क्षेत्र में, केरल से होते हुए गुजरती है वो। क्लियर। तो ये चीज अंतर है। पूरे भारत की बात की जाए तो आप लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार को भी जोड़ोगे, लेकिन अगर भारत के पर्टिकुलर हिस्से की बात की जाए तब आप बताओगे कौन से राज्य से होते हुए गुजरती है। क्लियर। तिब्बत के जो पठार हैं वहां से जो आने वाले मानसून पवनों को हम भारत मानसून का इंजन कहा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और ये चक्र समझ आ गया ना, मानसून का कैसे होता है, कैसे आता है, कैसे जाता है। और ये भी समझ आ गया, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें बढ़ती हैं और जहां पे भी पहाड़ी पर्वत है वहां पे टकरा के वो उस वाले क्षेत्र पे अधिक वर्षा करेंगी और उसके जो पीछे के जो क्षेत्र होते हैं उसको हम वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि वहां पे वर्षा की बूंद नहीं पड़ती है, बहुत पड़ती भी है तो बहुत बहुत कम मात्रा में। ठीक है, जो उसके आगे क्षेत्र होंगे, पर्वतों के आगे जो क्षेत्र होंगे, राज्य होंगे, सबसे अधिक वर्षा वहां पे होगी पहले। ठीक है, मेडागास्कर समझ आ गया, कॉरियालिस बल समझ आ गया, वृष्टि छाया समझ आ गया। उत्तर पूर्वी पवने, दक्षिण पूर्वी पवने, उत्तर पश्चिमी पवने, जेट धाराएं, लू, ये सब समझ आ गया ना आपको? सब क्लियर है ना कैसे कैसे है? यस मैम। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ, पहले आगमन कहाँ पे होता है, पृष्ठ भूभाग पे कहाँ आगमन होता है? भारत में जो मानसून है उसके जो इंजन का जो क्षेत्र होता है उसको किसको कहा जाता है? तो तिब्बत के पठारों को। क्या बोला मैम, सेकंड क्वेश्चन? तिब्बत के पठार से आने वाली मानसून पवनों को हम भारत के मानसून का इंजन कहते हैं। ठीक है, शुरुआत जो होती है वहीं से होती है मानसून पवनों की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 15 जून से 15 सितंबर। 15 जून से 15 सितंबर यानी जब वर्षा शुरू हो जाती है। तो आप सबको पता है ये मानसूनी पवने होते हैं। मानसून वर्षा ऋतु जो आती है उसको हम मानसून पवने बोलते हैं और इसको हम दो शाखाओं में डिवाइड करते हैं। पहला अरब सागर की शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्लियर। तो पहले हम समझेंगे अरब सागर की जो शाखा है। अब अरब सागर की शाखा में भी 3 उप शाखा है। जैसे महाद्वीपों में भारत उप महाद्वीप है, ठीक है, एशिया हमारा महाद्वीप है, उसके अंदर जो भी देश आएंगे वो उप महाद्वीप कहलाएंगे। तो ऐसी अरब सागर हमारी मुख्य शाखा है और इसके अंदर जो शाखाएं आएंगी वो उप शाखा कहलाएंगी। तो इसके 3 शाखाएं, ठीक है। पहला है पश्चिमी घाट की उप शाखा, कि पश्चिमी घाट में कैसे एंटर होती है। फिर नर्मदा तापी उप शाखा, फिर गुजरात के मैदान की उप शाखा। क्लियर। तो हम इन तीनों को समझेंगे। पहले हम समझेंगे पश्चिमी घाट की उप शाखा। यहाँ देखो मैंने आपको बताया हिमालय है ऊपर, यहाँ सभी को पता है हिमालय है, ठीक है। और आपको पता है पश्चिमी घाट कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। ये दिख रहा है आपको पश्चिमी घाट पर्वत एक लाइन से। जब पश्चिमी घाट की ओर जब पवनें यूं मुड़ेंगी, राइट, अरब सागर में आ गई, अब अरब सागर से ऊपर की ओर मुड़ेंगी, ठीक है। तो कहाँ पे टकराएंगी? पहले वो इस वाले हिस्से पे वो टकरा जाएंगी और अधिक जो वर्षा होगी वो कहाँ पे होंगी? यहाँ पे होंगी। तो इसलिए फिर ये क्या करेंगी? यहाँ से पूर्व की ओर मूव कर जाएंगी ये वर्षा, ठीक है। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्वी की ओर अग्रसर, दक्षिण से पूर्व की ओर अग्रसर कर रही है, ठीक है। तो ये पहली शाखा हो गई
अब देखो दूसरी शाखा क्या कहती है, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी ढाल से टकराकर पर्वतीय संवहनीय मानसून वर्षा, यानी प्रायद्वीप के कारण जो पश्चिमी जो ढाल है उससे टकराकर वहां पे मानसून वर्षा हुई। ठीक है, ये देखो मैंने आपको बताया था ना, अरब सागर से स्टार्ट हुई और यहाँ पे पर्वत है, पश्चिमी घाट मान लो आपका पर्वत है, और यहाँ पे पहला क्षेत्र ए है, बी है, सी है, तो अधिक वर्षा कहाँ होगी, पहले ए वाले क्षेत्र पे, क्योंकि ये पर्वत के पास में है। और पहले पर्वत से टकराएगी तो टकराने के बाद पहले वर्षा कहाँ होगी, ए क्षेत्र पे होगी। ठीक है, ये तटीय मैदान है, तटीय मैदान हमारे उत्तर वाले साइड, और इसमें जो वर्षा की प्राप्ति होगी ए क्षेत्र में सबसे अधिक होगी, फिर बी क्षेत्र में होगी, और फिर सबसे कम कहाँ होगी, सी क्षेत्र में। इसलिए पश्चिम के जो जितने भी क्षेत्र हैं, गुजरात, महाराष्ट्र या आप राजस्थान देखोगे, वहां पे अधिक गर्मी पाई जाती है। ठीक है, और सबसे अधिक वर्षा की जो प्राप्ति करेगा वो ए क्षेत्र करेगा। क्यों? क्योंकि पर्वत प्रदीय क्षेत्र है। ठीक है, पर्वत प्रदीय क्षेत्र में अवस्थित होता है, क्योंकि पर्वत के पास वाले क्षेत्र में अवस्थित होता है। इसको हम बोलते हैं फुट रीजन ऑफ माउंटेन, यानी पर्वतों के जस्ट नीचे का या पास का हिस्सा। क्लियर? वहां पे सबसे अधिक वर्षा होगी, और पर्वत क्या करेंगे, उन मानसून पवनों को रोकेंगे, अवरोध करेंगे, जिससे कि वर्षा वहां पे हो जाए। क्लियर? इसलिए तटीय प्रदेश में क्या होती है, वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि तटीय प्रदेश से वर्षा निकलती है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसका एक दूसरा पॉइंट है, पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर कैसे करती है, तो वर्षा की जो प्राप्ति की मात्रा में जो है इसमें गिरावट आती है। जब पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा आती है तो उसमें क्या होती है, उनकी मात्रा में गिरावट आ जाती है। यहाँ देखो मैंने बताया है, ये दक्षिण वाला भाग भारत का, और यहाँ पश्चिमी हिस्सा है हमारा, ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो अधिक वर्षा पहले कहाँ होगी, इस वाले क्षेत्र के पास। वर्षा प्राप्त में अत्यंत कमी। ठीक है, जो पीछे वाला जो क्षेत्र होगा, पूर्वी घाट वाला जो क्षेत्र है, वहां पे अत्यधिक बहुत कम, यानी पर्वत के जो पीछे वाला, आगे वाले में तो यहाँ पे टकरा गई तो सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे होगी, पर पीछे वाले जो क्षेत्र है, पर्वत के जो पीछे है, वहां पे वर्षा बहुत कम होगी, क्योंकि वहां पे मानसून की पवनें पहुंच ही नहीं पाई, इसलिए इसको हम वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है इसके अंदर, पश्चिमी घाट के अंदर ही दूसरा हमारा क्या था, सॉरी हाँ, अरब सागर की दूसरी शाखा क्या है, नर्मदा तापी सागर। ठीक है, तो नर्मदा तापी अगर आप देखोगे तो कहाँ पे है, गुजरात के पास नर्मदा नदी और तापी। तो यहाँ के जो तट है, तट कहाँ से लगे हैं, ये समुद्र से लगे हुए तट है, राइट। आपको पता है गुजरात और जो नर्मदा तट है वो गुजरात के नर्मदा और तापी से स्टार्ट हो जाता है तट गुजरात का। तो जो नर्मदा से जो हवाएं चलेंगी अरब सागर से होते हुए पहले नर्मदा और तापी के तट पर टकराएंगी, और यहाँ पे हिमालय है, सभी को पता है, फिर वो हिमालय की छोर पे आके वो टकराएंगे और फिर भारी वर्षा वहां पे होगी। देखो, भारत में नर्मदा तापी नदी घाटियों से होते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर होती है। क्यों अग्रसर होती है, क्योंकि वहां पे अरावली की श्रृंखलाएं हैं गुजरात में, तो वो क्या करेंगी, वहां से क्रॉस जाएंगी। ठीक है, और वो किस ओर मुड़ जाएंगी, पूर्व की ओर मुड़ेंगी। ठीक है, जैसे जैसे अपने पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ती है, यानी अग्रसर होती है, वैसे ही जल की जो वाष्प है, जल वाष्प में कमी आ जाती है, यानी वर्षा की मात्रा में कमी हो जाती है। क्लियर? अब तीसरा, गुजरात के मैदान की उपशाखा। ठीक है, गुजरात के मैदान की उपशाखा देखें तो यहाँ गुजरात है, गुजरात में अरावली श्रेणी है, इसलिए अरावली श्रेणी को जो है क्रॉस करके कहाँ आएगी, हिमालय क्षेत्र पे, और हिमालय में वर्षा होगी, यानी उत्तरी मैदान वाले इलाके में सबसे ज्यादा वर्षा होगी, इसलिए गुजरात में जो है वर्षा बहुत ना के बराबर होती है, गर्मी अधिक होती है। ठीक है, जो पश्चिमी वाले इलाके हैं वहां पे 60 या 70 डिग्री से भी सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी 40 से 50 सेंटीमीटर के आसपास की जो वर्षा आपको वहां देखने को मिलेगी। और जितने भी पश्चिमी घाट वाला एरिया है, पूर्वी घाट वाला एरिया है आपका, जहाँ पे गारो खासी है, और जितने भी नॉर्थ वाले इलाके हैं, वहां पे 300 से 400 के आसपास की जो है वर्षा आपको देखने को मिलेगी, यानी अधिक वर्षा आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे हिमालय पर्वत है, पश्चिमी घाट में पश्चिम की पहाड़ियां हैं, पूर्वी घाट में पूर्व की पहाड़ियां हैं, लेकिन पूर्व की पहाड़ियां छोटी हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई हैं,
तो वो क्रॉस करते हुए गारो, खासी और जयंतिया पहुंचती है, इसलिए गारो खासी के जो आसपास के क्षेत्र है वहां अधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये तो होगी पश्चिम पश्चिम की तरफ से जो पवनें मुड़ रही है। अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में 2 शाखा है, अरब सागर में 3 शाखा है और वहीं बंगाल की खाड़ी में 2 शाखा है। ठीक है, जहां से होते हुए निकलती है वो। तो पहला आता है पूर्वी घाट या पूर्वी तटीय प्रदेश। ठीक है, तो पूर्वी घाट हम समझ लेते हैं। पूर्वी घाट यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ पूर्व की साइड में आती है और अरब सागर पश्चिम घाट की साइड में आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूर्वी घाट, ये वाला हिस्सा, ये पूर्वी घाट है। यहाँ पे हमारा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र है, इधर तमिलनाडु है, सभी को पता है। तो इसकी जो पहाड़ियां, ये छोटी छोटी पहाड़ियां आपको दिख रही होंगी, है ना। तो यहाँ से जब हवा इधर की ओर मुड़ेगी, क्लियर, तो ये किधर की ओर विस्थापित हो जाएगी, पूर्वी तटीय जो मैदान है उधर की ओर विस्थापित होगी और ये हवा फिर यहाँ से इनको क्रॉस करते हुए पश्चिम की ओर अग्रसर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला गया, तटीय तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा जो है नहीं होती। कारण, क्योंकि श्रीलंका की अवस्थिति आ गई यहाँ पे। आप देखेंगे यहाँ पे श्रीलंका का क्षेत्र है, इसकी अवस्थिति, क्योंकि इसके सेंटर में क्या है, पहाड़ियां है। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है। दूसरा, पवनों का अपने कोणीय संवेग संरक्षण से, यानी जो संवेग होता है उनका जो ऊपर की ओर बहती है उनका कोणीय यानी उनका तिरछा रूप। और ये उपशाखा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर अग्रसर होती है, यानी पूर्व से निकलती है और पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर होती है और वर्षा की जो मात्रा में कमी आ जाती है इसी कारण। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे पूर्वोत्तर की उपशाखा। पूर्वोत्तर यानी इधर वाली शाखा, और इधर वाली शाखा जो है किस साइड पड़ेगी, हमारा बांग्लादेश के अंदर से होते हुए। ठीक है, इधर मान लो हमारा बांग्लादेश है, क्लियर, ये हमारा एक देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भी आपको पता है ऊंचे ऊंचे पर्वत है। ठीक है, पर्वत ऐसे हैं कि जो इनके ऊपर की जो श्रेणियां है वो चौड़ी है और नीचे की जो श्रेणियां है वो पतली है। ठीक है, इस तरीके से उनके पर्वत ऊपर से चौड़े हैं और नीचे से पतले हैं। ठीक, तो ये क्या होंगी, उसको पार कर जाएंगी। पार करने के बाद जो है यहाँ पे हिमालय से टकराएंगी और हिमालय से टकरा कर क्या होंगी, वो उत्तर की ओर मुड़ जाएंगी ऐसे। क्लियर, तो ये वाला जो पीक पॉइंट आता है, ये वाला यहाँ से, ये भारत का एंड पॉइंट है और यहाँ पे हिमालय की श्रेणी है। तो ये वाला जो पीक पॉइंट है इसको हम बोलते हैं तीक्ष्ण मोड़, या ईस्ट से वेस्ट की ओर जब वो मुड़ती है, ये ईस्ट से आई और यहाँ पे वेस्ट की ओर मुड़ गई, यानी पश्चिम की ओर अब आपको मुड़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, बांग्लादेश, ये देश है बांग्लादेश, इसमें जो है अवरोध का अभाव होता है, यानी पहाड़ियां हैं इसलिए उसमें अभाव होता है। और इसी के अंदर आपको जो पहाड़ियां आती हैं, गारो की पहाड़ियां, ठीक है, खासी की पहाड़ियां और जयंती की पहाड़ियां। तो ये जो पहाड़ियां हैं, और बांग्लादेश के अंदर ही एक क्षेत्र है, कौन सी, किस साइड पे, खासी की जहां पे पहाड़ियां है उसके पास में एक क्षेत्र है चेरापूंजी। ठीक है, चेरापूंजी है और इनके बीच की जो पहाड़ियों में जो है गैप होता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे में नहीं है, इनके ऊपर की इस तरीके से पहाड़ियां और नीचे से पतली हैं। यहाँ देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से ऊपर से चौड़ी है नीचे से पतली है। तो क्या होगा, जब मानसून पवने जाएंगे तो कहाँ पे, यहाँ पे जो है अटक जाएंगी। अटकने के बाद वाष्पीकरण जो है इनके बीच में जो है बादल बन जाएंगे। ठीक है, पहाड़ियों के बीच में बादल बनेंगे, इनके ऊपर या इनके पास में नहीं बनेंगे। ठीक है, इनके बीच में, क्योंकि इनके बीच में जो है गैप है। हमारे हिमालय की श्रेणियां कैसी है, ऐसी सटी हुई है एक दूसरे से। ठीक है, गैप आपको यहाँ पे गैप नहीं दिखाई देगा इधर, लेकिन इनके बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे गैप होता है। ठीक है, गारो की खासी और जो पहाड़ियां इनके बीच में गैप है, और ये किधर आपको दिखाई देंगी, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में होते हुए इसमें बादल जो है वाष्पीकरण हो जाएगा, कीप नुमा बना देती है, ऐसे कीप बन जाती है। ठीक है, ऐसे, क्योंकि उनके बीच में जो है गैप है। अगर किसी भी चीज के बीच में गैप होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा गैप, और यहाँ पे क्या बनेंगे, बादल। ठीक है, तो बादल बनने के कारण क्या होता है, वहां पे पूर्वी ढाल आ जाती है, ढालान है, तो इसलिए जो चेरापूंजी क्षेत्र है वहां पे अधिक वर्षा होती है।
पहले माना गया कि चेरापूंजी में होती है, फिर उसका जो है कन्वर्ट करके मासीराम में बताया गया, लेकिन मासीराम के बाद फिर क्या आ गया, चेरापूंजी में ही देखा गया कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, चेरापूंजी में। और चेरापूंजी से कितना दूरी पे मासीराम, सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, देखो लगातार जल वाष्प जो है इसमें बढ़ जाता है और बादलों की सघनता यानी जो घनत्व है, वॉल्यूम है, वो बढ़ जाता है और इस कारण जो वहां पे भारी वर्षा होती है चेरापूंजी में। क्लियर। और इसलिए चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे देखने को मिलती है, तो चेरापूंजी में। क्लियर। देखो मानसून पवनों की जो आने की दिशा है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है और जाने की जो दिशा है मानसून पवनों की वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। पहले दक्षिण से उत्तर की ओर गई, फिर उत्तर से दक्षिण की ओर आ गई। ये उनकी वापसी है और ये इनका आगमन है। क्लियर, समझ आ गया। तो हमारा ये जलवायु टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे वनस्पति, प्राणी और पौधे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जलवायु यहाँ पे खत्म हो गया है। आपको सारी चीजें मैंने आपको डिटेल्स में बता दी हैं। अब किसी को कुछ डाउट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा रह गए हो तो वो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है, शाखाएं वगैरह याद रखना, आने की दिशा और जाने की दिशा भी जो है याद रखना। ठीक है, स्नेहा सब चीज क्लियर है अब आपको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना अब आपको समझने में? क्लियर हो गया ना, आपको समझ आ गया ना कि पवनें कैसे ऊपर उठती हैं, वर्षा का रूप लेती हैं, आगमन कैसे होता है, वापसी कैसे होती है, कौन से महीने में होती है, कहाँ कहाँ पे होती है। तो ये चीज आपको जो है पता होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया था जो गर्मी वाली पवनें होती है उसमें शुष्क हवा और कुछ नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से बोलते हैं। वहीं जो अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा होती है दक्षिण दिशा वाले क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल में कुछ और बोलते हैं, कोलकाता में कुछ और बोलते हैं, और केरल वगैरह साइड में आम्र वर्षा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी, ऐसे से नाम दिए जाते हैं इनका जब इनकी वापसी होती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ये तो बस बेस है, आपका बेस एकदम जो है क्लियर हो गया। इससे क्या होगा, जब आप बड़ी बुक्स की जो पढ़ेंगे, बड़ी किताबें पढ़ेंगी, क्योंकि उसमें जो है काफी डिटेल्स में होगा, तो जब आप डिटेल्स में पढ़ोगे बहुत ज्यादा तो आपको ना एक आइडिया लगाने में मदद मिलती है एनसीईआरटी की, उससे आपका बेस बन गया। अब आपसे कोई भी पर्वतीय पठार कुछ भी सब पूछा होगा या प्रायद्वीपीय लिखा होगा तो आपके माइंड में एक कंसेप्ट रहेगा कि हाँ प्रायद्वीपीय का मतलब ये है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है दक्षिण की ओर है, भूमध्य रेखा से नीचे की ओर। तो इस तरीके से आप जो है अनुमान लगाएंगे चीजों का, इस चीज के लिए हेल्प होगी। ठीक है, और मैं बुक्स की बात कर रही थी तो बुक्स की मैं बता देती हूँ। ठीक है,